इमरान बोला, मैं अपने काम से गर्ज रखूंगा और होटल में ही ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे और हमारा और आपका साथ यूं ही चलता रहे। इमरान ने फैसला कर लिया था कि वो गुलहान उर्फ राम प्रसाद की हदायत पर पूरा अमल करेगा। ये इसके मिशन का तकाजा भी था और इमरान ने अपने आप को इस किस्म की पन्नियों का आदी बना लिया था। चनाचा सुबह वो जल्दी उठा, नहाने के बाद नीचे होटल के काउंटर पर आ गया। अभी राम प्रसाद नहीं आया था। होटल के 2 हिंदू मुलाजिम सफाई कर रहे थे। इमरान ने काउंटर पर बैठते ही इसका दरवाजा खोलकर तिलक वाली डिबिया में से माथे पर तिलक लगाया और राम राम करते हुए लक्ष्मी देवी की तस्वीर के आगे पीतल थाली में रखा हुआ लोबान सुलगा दिया और अपने आप को बड़े जिम्मेदार मुलाजिम जाहिर करते हुए रजिस्टर खोलकर हिसाब किताब चेक करने लगा। इतने में राम प्रसाद भी आ गया। लक्ष्मी देवी की तस्वीर को इसने प्रणाम किया और जय जय राम सत्याराम का करता काउंटर के पास बिछी हुई आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया और नौकरों को जरूरी हदायत देने लगा। इमरान भी किसी वक्त मुंह से जय राम के अल्फाज बोल लेता था। होटल के मुलाजिम जब जरा इधर उधर हो गए तो गुलहान यानी राम प्रसाद ने इमरान की तरफ झुककर रास्ता से कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल दुरुस्त अदाकारी कर रहे हो, बस ऐसे ही रहना। इस तरह इमरान को होटल में खामोशी से अपने काम करते, लक्ष्मी देवी की तस्वीर को प्रणाम करते और लुबान सुगाते 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान गुलहान यानी राम प्रसाद ने इससे मतलब की कोई बात न की। CID वाले मोहरा जी और सिख सरदार शाम को होटल में आ जाते और राम प्रसाद इनसे सियासत की बातें करता और बड़े एतमाद से कहता था कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी भारी कसरत से जीत जाएगी और इसकी हुकूमत बनेगी। कभी कभी 2-3 और मुंतसब किस्म के हिंदू भी राम प्रसाद के पास आकर बहस में शरीक हो जाते थे। इमरान ने महसूस किया था कि इनका तल्लक भी भारतीय जनता पार्टी से है और वो कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ रवादारी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी के हक में है और पाकिस्तान को फिर से भारत में शामिल करने के आप देख रहे हैं। इसी दिल्ली शहर में हाजी साहब भी होटल चला रहे थे मगर इमरान इस तरफ कभी नहीं गया था। हाजी साहब ने भी इसे अपनी तरफ आने से सख्ती से मना किया हुआ था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद एक दिन रात के वक्त गुलहान उर्फ राम प्रसाद इसके कमरे में आ गया। कहने लगा, तुम बड़ी सही पॉलिसी पर चल रहे हो। CID वाले मोहरा जी ने 3-4 रोज तुम्हारी निगरानी की है लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब तुम्हारी तरफ से इंतहाई इत्मीनान हो गया है और इसने तुम्हारी तरफ तवज्जो देना छोड़ दी है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी फतह है। बाकी मैंने गुफ्ता जी से रहा हुआ रस्म काफी बढ़ा ली है। मैंने ये मालूम कर लिया है कि इसका तल्लक महकमे दिफा से नहीं बल्कि महकमे जंग यानी भारत के वार ऑफिस से है। वो बहुत कम बोलता है, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा। मुझे मालूम है इसके मुंह से अपने मतलब की बात कैसे निकलवानी है। जनता पार्टी के इस हफ्ते के इजलास में पार्टी के सदर अडवाणी ने गुप्ता जी को मुखातिब करते हुए इनसे पूछा था कि अब तो भारत एटमी कुव्वत बन गया है, ये बताएं कि भारत के पास कितने एटम बम है। अडवाणी ने ये रही बात गुप्ता से इसलिए बेहतर होकर पूछ ली थी कि इसे मालूम था कि वहाँ इजलास में जितने आदमी बैठे हैं सब के सब कट्टर और फिरका परस्त देशभगत और पाकिस्तान का दुश्मन हिंदू है। इसके ख्याल के मुताबिक मैं भी एक कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन फर्द परस्त हिंदू था। दुबले पतले और कम बात करने वाले गुप्ता जी ने कहा कि बस यूं समझें ले भारत के पास इतने एटम बम तैयार हैं कि जो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में गिराए जा सकते हैं। इस पर अडवाणी ने कहा था, बस हम भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान को इसी तरह हम बर्बाद करके भारत में दोबारा शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी गुप्ता जी से अपने मतलब की बात नहीं की लेकिन मैंने गुप्ता से दोस्ती की बुनियाद रख ली है। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते में गुप्ता जी को शीशे में उतार लूंगा। मुझे गूंगे आदमी से भी बात करवाने का गुर आता है और गुप्ता जी गूंगे नहीं हैं। बस मैं तुम्हें बताने आया था। इन बातों को सुनकर इमरान को उम्मीद पैदा हो गई थी कि गुलहान यानी राम प्रसाद भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज की फौजी कुव्वत के बारे में सही अदादो शुमार का जरूर पता लगा लेगा। इस वाक़े को 4-5 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन शाम के वक्त इमरान ने देखा कि गुलहान यानी राम प्रसाद एक टैक्सी से उतरा। उसके साथ एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी भी था। जिसने नजर की ऐनक लगा रखी थी, खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था, सर के बाल कहीं से सफेद हो रहे थे। राम प्रसाद इसे लेकर होटल में आ गए और सबसे पहले इसने इमरान का तारुफ इनसे करवाया।
गुप्ता जी, ये मेरा भतीजा मोहनदास है। इसने पिताजी के माता पिता और परोर के आदमी फसादात में मुसलमानों ने कत्ल कर दिए थे। इसके पिताजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अमृतसर पहुंचे थे। ये नौजवान मोहनदास यानी मेरा भतीजा इनका जानी दुश्मन है। यानी मेरा भतीजा मुसलमानों का जानी दुश्मन है और इस दफा इलेक्शन में मेरे साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। दरअसल गुलहान यानी राम प्रसाद इस तारुफ से इमरान को ये बताना चाहता था कि यही आदमी है जिनका तल्लुक दिल्ली गवर्नमेंट के महकमा जंग से है। गुप्ता जी ने इमरान से मिलवाया। इमरान ने इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने इमरान से कोई बात नहीं की। राम प्रसाद इन्हें लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। इमरान देर तक काउंटर के काम में मसरूफ रहा। ग्राहकों के बिल बनाता, बाहर से आए हुए टेलीफोन वसूल करता, बिल पेश करता। इतने में राम प्रसाद का अपने कमरे से इंटरकॉम पर फोन आया। कहने लगा, स्टोर की अलमारी में से ब्लैक लेबल विस्की की बोतल निकाल कर ऊपर ले जाओ। इमरान समझ गया कि राम प्रसाद जानबूझकर गुप्ता जी को शराब पिला रहा है ताकि जो बातें गुप्ता जी होशमंदी में नहीं कह रहे वो शराब के नशे में उगल दें, क्योंकि जब आदमी पर शराब का नशा चढ़ता है तो इसे पूरे भले की तमीज नहीं रहती। बाद में पता चला कि शराब और खास तौर पर स्कॉच विस्की, और वो भी ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की, गुप्ता जी की कमजोरी थी। वो हर किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीते थे, लेकिन अगर इनके सामने ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की आ जाती तो फिर वो बेताब हो जाते थे और भूल जाते थे कि वो किसके पास बैठे हैं और इन्हें कौन शराब पिला रहा है। इसीलिए कहा जाता है शराब खाना हराम हो। और इसने बादशाहों को जलील किया है और लाखों हंसते बसते घर उजाड़े हैं। इमरान ने स्टोर में जाकर अलमारी में से ब्लैक लेबल की स्कॉच की बोतल निकाली, अखबार में लपेटी और ऊपर गुलहान उर्फ राम प्रसाद के कमरे में ले गया। इसने देखा कि गुलहान यानी राम प्रसाद और गुप्ता जी ऑफिस आमने सामने बैठे हैं। दरमियान में छोटी मेज पर ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की का एक वाटर जिसमें 4 पैक होते हैं हाली है। दोनों के गिलासों में शराब पड़ी हुई थी। इमरान प्रसाद का गिलास तकरीबन भरा हुआ था और गुप्ता जी का गिलास तकरीबन खाली हो चुका है। इससे साफ जाहिर था कि प्रसाद खुद माल साथ देने के लिए पी रहा है, असल में वो गुप्ता जी को पिला रहा है। मैंने स्कॉच की बोतल अखबार में से निकालकर मेज पर रख दी। गुप्ता ने ब्लैक स्कॉच की पूरी बोतल देखी तो इनकी बातें खुल गई। बोतल को उठाकर चूम लिया और बोले, राम प्रसाद जी जय हिंद। गुप्ता जी को नशा चढ़ना शुरू हो गया था। राम प्रसाद ने भी कहा, जय हिंद गुप्ता जी, ये आपकी भेंट है, इसमें से बेशक थोड़ी पी ले, मेरे पास ब्लैक लेबल की एक और बोतल है। गुप्ता जी का चेहरा खुशी से खुल उठा। अंग्रेजी में कहा, राम प्रसाद मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। गुलहान उर्फ राम प्रसाद ने बोतल खोलकर गुप्ता जी के गिलास में विस्की डाली, थाली में से बर्फ के टुकड़े निकाल कर डाले और थोड़ा सा सोडा डालते हुए कहा, गुप्ता जी आप पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ याद आ गया, गुप्ता जी ने ऊंची आवाज में कहा। राम प्रसाद ने मुझे करीब ही बैठ जाने का इशारा किया। मैं राम प्रसाद से जरा पीछे हटकर कुर्सी पर बड़े अदब से बैठ गया। गुप्ता जी ने गिलास मुंह के साथ लगाकर आधे से ज्यादा गिलास चढ़ाया और बड़ी जोशीली आवाज में बोले, मैंने एडवानी जी और वाजपेयी जी को कह दिया है कि सेक्रेटरी दिफा, मशीर दिफा और भारत के सदर की बातों पर न जाएं। इस बार आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मौका मिलते ही पाकिस्तान पर पूरी कुव्वत से हमला करके इस पर कब्जा कर लेंगे। एकदम से 12 डिवीजन फोर्स, 2000 टैंकों और 700-800 बमबार तैयारों और अटरली डिवीजनों की तोपों की पूरी बेरी से जब आप पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो एक ही हल्ले में आप लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। एक दफा लाहौर हाथ आ गया तो फिर समझें कि सारा पाकिस्तान पे आपका कब्जा हो जाएगा। भारत की तारीख में आपके नाम सुनहरी हल्फों में लिखे जाएंगे कि कांग्रेस के एक भुट्टो लीडर नेहरू ने भारत माता के टुकड़े किए थे और जनता पार्टी के वजीर आजम ने भारत को फिर से पूरा भारत बना दिया। इसके बाद आप बांग्लादेश और नेपाल पर हल्ला बोल दें और इन दोनों मुल्कों को भी भारत में शामिल कर लें जो पहले भारत का हिस्सा थे। गुलहान यानी राम प्रसाद ने कहा, लेकिन गुप्ता जी आप शायद भूल रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है। इसके पास एटम बम जरूर होंगे। ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो एटम बम चला देगा और हमारे शहरों दिल्ली, बम्बई और मदारस को राख का ढेर बना देगा। गुप्ता जी बोले, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे पास भी एटम बम है। हमारे पास एटमी वार हेड वाले अग्नि मिसाइल हैं जो 8000 से लेकर 10,000 मील की दूरी तक मार सकते हैं। राम प्रसाद ने एतराज किया, लेकिन गुप्ता जी पाकिस्तान के पास भी ऐसे मिसाइल हैं जो एटम बम को मदारस तक ले जा सकते हैं और इसे तबाह कर सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, मैं इन्हें नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एटमी वार हेड मिसाइल है जो मदारस तक वार कर सकता है। राम प्रसाद
कराची पाकिस्तान के पास ले दे के 3 बड़े शहर हैं, एक इस्लामाबाद, लाहौर और एक कराची। हम एक ही एटमी हमले में इन तीनों शहरों पर हम एटम बम गिरा कर सारे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। जब भारत बहुत बड़ा मुल्क है, अगर पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई में एटम बम गिरा भी देता है तो बाकी सारा हिंदुस्तान महफूज रहता है। और ये याद रखें कि कोई भी मुल्क दूसरी बार एटमी हमला करने की पोजीशन में नहीं रहता। पहले ही हमले में जिस कदर एटमी हमला किसी मुल्क ने करना होता है कर देता है, और उसके जवाब में अगर दूसरे मुल्क के पास भी एटम बम मौजूद होंगे तो सारे के सारे इस मुल्क पर जवाबी हमले में गिरा देगा। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से कह दिया है कि आप हिंदुस्तान के कमजोर और बुज़दिल लीडरों वाले किरदार अदा ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक लाताहिर पहुंचती रहे। और वीडियो बंद करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।